आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर से संबंधित ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो काफ़ी बार परीक्षा में घुमा फिराकर पूछे जाते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, यानी आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। ये प्रश्न जो सरल प्रश्न आते हैं उनमें से काफ़ी प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं और ये प्रश्नों को हम बहुत अच्छे से आज डिस्कस करेंगे। और मैं समझता हूँ कि हॉर्टिकल्चर से आज जो क्लास हमारी जो है, इसमें से एक दो प्रश्न आपको परीक्षा में ज़रूर मिलेंगे, चाहे एग्रीकल्चर का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर बड़ा से बड़ा कोई एग्ज़ाम हो या छोटा से छोटा एग्ज़ाम हो। हालांकि हमारी कोशिश ये रहती है कि ए से लेके जेड तक पूरी आपकी तैयारी हो जाए। तो चलिए हम देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको मेरी जानकारी बता देता हूँ। मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऐसे तो मैं हर रोज़ आपके लिए एग्रीकल्चर के नए नए अपडेट लेके आते रहता हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर आप ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग के साथ साथ में पेपर की व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है हमारे सामने कि फूल गोभी का खाने योग्य हिस्सा है, मतलब फूल गोभी का जो खाने योग्य भाग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ड कहा जाता है। अब ब्लीचिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ब्लीचिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है फूल गोभी में। अब ब्लीचिंग मतलब क्या होता है? ब्लीचिंग में क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश तेज हो जाता है और फूल में पड़ने लगता है तो क्या किया जाता है कि गोभी के फूलों को पत्तियों से ढक देते हैं, ताकि जो है सूर्य का प्रकाश सीधा ना पड़े और फूल जो है किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो, मतलब प्रकाश का किसी भी प्रकार से उसमें प्रभाव ना पड़े। ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? ब्लीचिंग कहलाती है। अब इसके बाद में क्या है? बिहेव टेल। और ये बिहेव टेल रोग ये पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है घुमा फिराकर, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कि फूल गोभी में बिहेव नामक बीमारी किस कारण से होती है। तो फूल गोभी में बिहेव नामक जो है बीमारी मल्टीविटामिन की कमी से होती है। और मल्टीविटामिन क्या है? एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। कैसा सूक्ष्म पोषक तत्व है? सूक्ष्म पोषक तत्व के साथ साथ इसे अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको जो है पेड़ पौधों में या फसलों में 0.1 ppm की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट तत्व के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आगे हम देखते हैं क्या है। पूसा रूबी एक किस्म है। तो पूसा रूबी टमाटर की एक किस्म है। तो पूसा रूबी के बारे में हमने समझा। पूसा रूबी एक टमाटर की किस्म है। किसकी किस्म है? पूसा रूबी एक टमाटर की किस्म है। अब देखने वाले हम स्वर्ण रूपा। तो स्वर्ण रूपा जो है लीची की एक किस्म है और लीची का वैज्ञानिक नाम लीची चाइनेसिस सन है। और अब इसके बाद अगला क्या है? पजेरो। पजेरो किस्म है। पजेरो किसकी किस्म है? स्ट्रॉबेरी की। किसकी है? पजेरो स्ट्रॉबेरी की एक किस्म है। फिर इसके बाद में मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड की बहुत ही ज़्यादा फेमस किस्म है ये, और उसका नाम क्या है? बोलेरो। क्या नाम है? बोलेरो। हालांकि ये बोलेरो नाम आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे बोलेरो एक 4 व्हीलर होती है, वैसे भी आप याद रख सकते हैं कि 4 व्हीलर का नाम एक बोलेरो नाम की 4 व्हीलर है। और इसी के आधार पर मैरीगोल्ड की भी एक किस्म का नाम रखा गया है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत तो अभी तक आपको पता होगा कि आंवला ही है, और होना भी चाहिए आंवला। लेकिन आंवला से भी ज़्यादा एक फल और होता है जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, और उसका नाम क्या है? बारबाडोस चेरी। क्या नाम है उसका? बारबाडोस चेरी। और इस फल में जो है आंवला से भी ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। फिर अगली जानकारी क्या है हमारे सामने? अगली जानकारी है कि दुनिया में कट फ्लावर का सबसे बड़ा आयातक है। मतलब दुनिया में कट फ्लावर को सबसे ज़्यादा आयात करने वाला देश कौन सा है? जर्मनी है। कौन सा देश है? जर्मनी। ये जर्मनी एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा कट फ्लावर को आयात करता है। अब इसके बाद में आम की बौनी किस्म, यानी आम की सबसे ज़्यादा बौनी किस्म आम्रपाली है, जो हाई प्लांट
हाई प्लांट डिसेंटी के लिए उपयोग की जाती है, मतलब सघन पौधरोपण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी जो है पौधे से पौधे की दूरी 2.5 मीटर रखते हैं। कितनी रखते हैं? 2.5 मीटर। यदि पौधे से पौधे की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर रखते हैं तो इस हिसाब से 1 हेक्टेयर में 1600 पौधे लगते हैं। 1600 पौधे का रोपण हो पाता है। फिर इसके बाद में क्या दिया है? कैलिफोर्निया पेपरलेस। कैलिफोर्निया पेपरलेस किसकी किस्म है? कैलिफोर्निया पेपरलेस बादाम की एक किस्म है। किसकी किस्म है? बादाम की। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न हमारे सामने है जो हम देखने वाले हैं, वो क्या है कि गुलाब के फल को किस रूप में जाना जाता है? गुलाब के फल को किस रूप में जाना जाता है? तो गुलाब के फल को जो है हिप्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिप्स भी कहा जाता है। और भिंडी का फल को क्या कहा जाता है? भिंडी के फल को कैप्सूल कहा जाता है। और यदि हम इसका वैज्ञानिक नाम देखें तो क्या है? अवेल मॉस्कस एस्कुलेंटस। और यह मालवेसी कुल का परिवार है। यह मालवेसी कुल का एक सदस्य है, यानी मालवेसी परिवार का एक सदस्य है। और इसमें सबसे ज़्यादा आयरन और विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसके लिए भिंडी की सब्जी हमें हमारे आहार में ज़रूर उपयोग में लानी चाहिए। अब बात आती है नारियल। नारियल में वसा का एक समृद्ध स्रोत है, मतलब नारियल में वसा प्रचुर मात्रा में तो पाया ही जाता है, लेकिन उस वसा का स्रोत क्या है? वो वसा कैसे मिलता है? तो नारियल में वसा का प्रचुर स्रोत जो है वो लॉरिक एसिड के कारण होता है। किस कारण से होता है? लॉरिक एसिड। तो ये लॉरिक एसिड पाया जाता है नारियल में, और इसी के कारण वसा भरपूर मात्रा में इसमें पाया जाता है। हालांकि जो है नारियल का फल क्या कहलाता है? नारियल का फल ड्रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्रूप कहलाता है। नारियल का प्रसारण किया जाता है, तो नारियल का जो प्रसारण है यानी पौध प्रसारण, जिसे प्लांट प्रोपेगेशन कहा जाता है, तो इसी के जैसे पौधे कैसे तैयार किया जाता है? तो बीज के द्वारा तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है? बीज के द्वारा। अब बात आती है आम का ज़्यादातर प्रसारण किया जाता है, मतलब हमसे ये पूछा गया है कि आम में कोई ऐसी विधि बताओ जो व्यापारिक तौर में प्रसारण के लिए उपयोग होती है। तो सबसे ज़्यादा जो है आम की वर्तमान में जो अभी प्रचलन में है वो क्या है? विनियर ग्राफ्टिंग है। कौन सी विधि है? विनियर ग्राफ्टिंग। और यह विनियर ग्राफ्टिंग जो विधि है आम के लिए प्रसारण की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। और यह विधि जो है ज़्यादातर जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अपनाई जाती है आम के प्रसारण के लिए, और व्यापारिक विधि में इसका प्रमुख स्थान है। अब क्या दिया है? फूल गोभी में पुष्पक्रम किस रूप से जाना जाता है? फूल गोभी का जो पुष्पक्रम है, जिसे हम थोड़ी देर पहले हमने देखे थे कि फूल गोभी का खाए जाने वाला भाग कर्ड कहलाता है, तो उसी कर्ड यानी पुष्पक्रम को किस रूप से जाना जाता है? काइम के नाम से जाना जाता है। किस रूप से जाना जाता है? काइम के नाम से। और इसको क्या बोलते हैं? बहुवर्ध्यक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुवर्ध्यक्ष भी कहा जाता है। अब बात आती है पत्ता गोभी की। तो पत्ता गोभी में फल किस रूप से जाना जाता है? पत्ता गोभी का जो फल होता है, जिसका हम खाने के लिए उपयोग करते हैं सब्जी में, तो उसके फल को किस नाम से जाना जाता है? तो पत्ता गोभी के फल को कैटकैन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कैटकैन। तो निश्चित है मेरी आज की जो क्लास आपको बहुत पसंद आ रही होगी, और बहुत सारे आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और संभवतः है कि आपको इन क्वेश्चन से ये भी समझ में आता होगा, इन क्वेश्चनों से आपको ये समझ में आता होगा कि ये आपके पेपर के व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ऐसा आपको निश्चित ही समझ में आता होगा। तो बिल्कुल मैं आपके लिए कोशिश यही करता हूं कि ऐसे प्रश्न आपके सामने लेके आऊं जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो। हालांकि मैं हर सब्जेक्ट से क्लास अपलोड करते रहता हूं, जैसे एग्रोनॉमी है, फिर इसके बाद में पशुपालन है, सॉइल साइंस है, और ऐसे थोड़े थोड़े करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं सारे विषय के अपलोड करते रहता हूँ, यानी सारे विषय के ऊपर वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो आइए, यदि आप मेरे चैनल को देखते होंगे तो निश्चित ही आपको पता चल ही जाता होगा कि किस तरह के वीडियो आपके सामने आते हैं। और ये वीडियो जो है आपके सामने जो है पेपर के व्यू को ही देखकर लाए जाते हैं, कि चाहे एग्ज़ाम छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी प्रश्न आए तो निश्चित ही आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे और पूरे फुल टू फुल मार्क मिले। हाँ, लेकिन इतना है कि आपको वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर करना ही है। साथ में यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं चैनल में तो सब्सक्राइब आप कर ही लीजिए, क्योंकि ऐसे नए नए अपडेट आपको प्रतिदिन यहाँ पर मिलने वाले हैं।
तो चलिए आगे और समझते हैं, और प्रश्न है हमारे सामने, उनको हम थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से समझते हैं। आलू में एक बीमारी लगती है जिसका नाम है ब्लैक हार्ट। मतलब यदि आप आलू को यदि काट कर देखेंगे तो आलू के अंदर आपको बीचों बीच काला धब्बा मिलेगा। तो वो काला धब्बा किस कारण से होता है? भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण। किस कारण से होता है वो ब्लैक हार्ट? भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। अब बहुत ही अच्छी किस्म जो है और काफ़ी फेमस है फूल गोभी की, उसका नाम क्या है? पूसा स्नोबॉल। क्या है? पूसा स्नोबॉल। ये किस्म जो है काफ़ी प्रचलित है और यह जो है उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा उगाई जाती है, क्योंकि उत्तर भारत में सब्जियों की खेती अच्छी होती है। हालांकि सब्जियों की खेती तो सभी राज्यों में होती है, लेकिन उत्तर भारत में काफ़ी अधिक मात्रा में इसका क्षेत्रफल है। फिर इसके बाद में हम देखने वाले हैं विश्व में फलों के उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी क्या है। हालांकि विश्व में यदि फलों के उत्पादन में भारत की यदि गिनती की जाए तो केवल और केवल 10% है, लेकिन आम में 54% हिस्सा आता है। कितना आता है? आम में 54% हिस्सा आता है। अब ये दो प्रश्न हम देखने वाले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद और कन्फ्यूज़न दूर करने वाले प्रश्न होते हैं। जैसे ये आपको केले में मिलेगा। अब देखिए समझिए क्या है, बिना निषेचन के फलों का विकास कहा जाता है। बिना निषेचन के फलों का विकास कहा जाता है। बिना निषेचन के फलों का विकास होना, ऐसी क्रिया पार्थिनोकार्पी कहलाती है। यह केले में होती है। किस में होती है? केले में होती है। अब इसी के नीचे और इंटरेस्टिंग एक प्रश्न और दिया है कि बिना निषेचन के भ्रूण के विकास को क्या कहा जाता है। अब बिना निषेचन के फल का विकास हो रहा था तो उसे हम पार्थिनोकार्पी कह रहे थे, लेकिन अब उसी के स्थान पर यदि बिना निषेचन के भ्रूण का विकास हो रहा है तो ऐसी विधि क्या कहलाती है, या ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? एपोमिक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एपोमिक्सिस कहलाती है। हालांकि एपोमिक्सिस यहाँ पर दिया है, लेकिन हम सीधा इसको क्या बोलते हैं? एपोमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपोमिक्स। यदि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो निश्चित ही आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। आपने प्लांट ब्रीडिंग में ये प्रश्न या इसकी थ्योरी काफ़ी अच्छे से समझे होंगे। अब इसके बाद में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर शब्द दिया है। वो क्या दिया है? ओलियोरेजिन। ओलियोरेजिन एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। तो ओलियोरेजिन जो है मिर्च के बीज या मसाले का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उत्पाद है। अब केसर किस परिवार से संबंधित है? केसर जिसका हम उपयोग मसाले में करते हैं, खीर में उपयोग करते हैं, और केसर बहुत ही महंगा होता है। और कश्मीरी एरिया में या फिर ऐसे क्षेत्रों में जिस क्षेत्र में समशीतोष्ण वाले एरिया है, ऐसे स्थानों में इसकी खेती बहुत होती है और काफ़ी कॉस्टली भी होता है ये, और बहुत महंगा भी होता है, लेकिन शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद भी होता है। तो केसर से क्या है? केसर किस परिवार से संबंधित है? केसर इरिडेसी परिवार से संबंधित है। किस परिवार से? इरिडेसी परिवार से संबंधित है। अब ये जो प्रश्न आपके सामने मैं समझाने वाला हूँ, परिरक्षण, ये प्रश्न जो है 2023 में जब एग्ज़ाम हुआ था एग्रीकल्चर MP टेट वर्ग 1 का, तब ये प्रश्न आया था कि परिरक्षण के लिए चीनी के कितने प्रतिशत घोल का उपयोग किया जाता है। तो परिरक्षण के लिए चीनी के प्रतिशत घोल का जो है 60 से लेकर 70% तक किया जाता है। लेकिन ये प्रश्न जो है बड़ा कन्फ्यूज़न करने वाला था, और इस प्रश्न को बोर्ड ने गलत भी किया है। जैसे कि मान लो उसने सही माना था उस समय में 68%। हालांकि यहाँ पर बुक में आपको जितनी भी बुक है सब में देखने को मिलेगा कि 60 से 70% का उपयोग किया जाता है, लेकिन जब मैंने पेपर में देखा था तो वहाँ पर 68 भी दिया था, 65% भी दिया था और 70% भी दिया था। इसलिए बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे। यहाँ तक कि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था। तो अब बात आती है कि हमको पता था कि 60 से लेकर 70% तक होता है, तो हमने क्या क्लिक कर दिए? हमने कर दिए 65 और उन्होंने मान लिए 68। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रश्न यदि दोबारा से आता है तो आपको 68% में क्लिक ज़रूर करना है। अब इसके बाद में अगली जानकारी क्या है हमारी? अब हमारे सामने अगली जानकारी क्या है? अगली जानकारी हमारे सामने है कि आम की उच्च घनत्व रोपण यानी हाई डिसेंटी प्लांटिंग के लिए उपयुक्त किस्म है। इससे थोड़ी देर पहले ही हमने देखे थे कि आम्रपाली एक ऐसी किस्म है जो अति सघन रोपण के लिए उपयोग की जाती है। इसमें पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी केवल और केवल 2.5 मीटर रखा जाता है, और इस हिसाब से यदि हम 1 हेक्टेयर में पौधे का रोपण करते हैं इस डिस्टेंस से, तो 1600 पौधे 1 हेक्टेयर में लग पाते हैं। फिर इसके बाद में क्या दिया है? सर्वाधिक लवण सहिष्णु फल वाली फसल है। मतलब
सर्वाधिक लवण सहनशील करने वाली फसल कौन सी है? तो सर्वाधिक लवण को सहनशील करने वाली फसल है खजूर है। खजूर के बाद फालसा भी आता है और आंवला भी आता है, लेकिन प्रथम स्थान में खजूर आता है। फलों को पकाने वाला हार्मोन्स है, फलों को पकाने वाला हार्मोन्स है एथिलीन। क्या है? एथिलीन। और इथेफान भी है। हालांकि ये जो है एक गैस के रूप में कार्य करता है, और अभी जो व्यापारिक खेती जो चल रही है तो फलों को पकाने के लिए इसी का उपयोग ज़्यादा किया जा रहा है। इसीलिए नए नए रोग, नए नए बीमारियां जो है, यदि हम लगातार मार्केट से लाकर फल का उपयोग करते हैं तो ऐसे जो है आपको उनके लक्षण देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद में क्या दिया है? पेड़ के तने को 2 मीटर की ऊंचाई तक, यदि भूमि से हम पेड़ के तने को 2 मीटर की ऊंचाई तक उसे काट छांट करके पौध को तैयार करते हैं तो ऐसी विधि क्या कहलाती है? ऐसी विधि पोलार्डिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? पोलार्डिंग। ऐसी विधि क्या कहलाती है? पोलार्डिंग। तो बस आज की हॉर्टिकल्चर की क्लास यानी उद्यान विज्ञान की क्लास में बस हम इतना ही देखेंगे, और आशा करता हूँ मैं कि आपको मेरी क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो आपने लाइक तो ज़रूर किए ही होंगे, लेकिन एक बात बहुत मायने रखती है, यदि आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट्स करिए और पूछिए जो भी प्रश्न आपके दिमाग में हो, और किस टॉपिक में आपको लेक्चर चाहिए आप मुझे कमेंट्स करते रहिए, मैं उसी में बनाऊंगा और आपकी तैयारी में आपका पूरा सहयोग करूंगा। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल में तो सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। तो बस अगले क्लास का भी इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।